गुड मॉर्निंग। आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं आफ्ताब अहमद LIS कैरियर में आपके साथ पुनः उपस्थित हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में किस प्रकार प्रैक्टिकल से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी MCQ आएगा। और मैंने आपको ये भी कहा कि अगर मुझ पर विश्वास है तो मान लीजिए, अन्यथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 से 25 प्रश्न आना ही है CC, CCC, ACR2 और DDC से। कुछ नमूने के तौर पर मैं आपके सामने CC, DDC और ACR2 से आने वाले प्रश्न के बारे में चर्चा कर चुका हूं। आज पुनः प्रैक्टिकल से MCQ में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, यह बताने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। CCC से प्रश्न कैसे आता है? सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि CCC का फुल फॉर्म क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। इसे आप BLIS में भी पढ़ लिया होगा। अगर BLIS में आपने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लेना। CCC अभी तक 5 एडिशन इसका आया है और इसको याद करना पड़ेगा। CCC जिसका के मतलब होता है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इसको किसने तैयार किया? तो SR रंगनाथन ने। SR रंगनाथन, SR रंगनाथन को भी डिटेल से पढ़ना है क्योंकि इससे प्रश्न आता ही है। SR रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ACR2 को देखने के बाद, समझने के बाद तैयार किया। ACR2 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको रंगनाथन ने माना है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एक यूज़र के लिए। जैसे इम्प्रिंट एरिया, ये प्रश्न पूछा जाता है कि इम्प्रिंट एरिया कहते किसको हैं। कभी कभी 2 कंपोनेंट दिया जाएगा और तीसरा कंपोनेंट को हटा दिया जाएगा। तो जब आप जानेंगे तभी तो आप सही आंसर, सही उत्तर दे सकेंगे। इम्प्रिंट एरिया, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ द पब्लिशर्स एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन। डेट मीन्स ईयर ऑफ पब्लिकेशन। कल भी मैंने बताया था कि डेट मीन्स ईयर ऑफ पब्लिकेशंस। इसको इम्प्रिंट एरिया कहते हैं। रंगनाथन का कहना है कि इससे कोई मतलब नहीं है एक यूजर को। CCC मैंने कहा कि 5 एडिशन आया है, फिर पांचों एडिशन को आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट एडिशन कब आया ये आपको याद रखना होगा, 1934 में। किसके लिए मैं बोल रहा हूँ? लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वालों के लिए। BLIS वाले के लिए उसके फॉर्मेट को समझना है। BLIS में 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए मुझे किसी भी अगर छात्र को कहना हो तो मैं कहता हूं कि आप उन लोगों से जो जानकार हैं उनसे पढ़ाई कर लीजिए, उनसे सीख लीजिए। ये सब सीखने का चीज़ है। और अगर आपने सीख लिया है तो इसे प्रैक्टिस में रखिए। ना सिर्फ आपको लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट बल्कि KVS, NVS, DSSB, ISRO, DRDO, जहाँ भी वैकेंसी आता है सब जगह पूछा जाता है इससे उत्तर, और वहाँ लाभ आपको होगा। या फिर आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने उपस्थित होंगे, वहाँ भी आपको लाभ होगा। और लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में तो अभी जैसे ही वैकेंसी आएगी, जैसे ही फॉर्म फिलअप होगा, आपकी तैयारी में 4 चांद लगेगा। और मैं भी कल से या परसों से, उम्मीद था कि आज ही से, लेकिन नहीं हो सका, लाइव आपके सामने आऊंगा। आपका काम यह है कि आप सब्सक्राइब
ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, इसलिए कि अगर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा होगा तभी मुझे भी हिम्मत मिलेगी और मैं लाइव क्लास फ्री में लूँगा आपका। आपको मैं बता रहा हूँ और एक समय फिक्स होगा, उसी समय तो आपको याद रखना है। लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट या कोई भी कंपटीशन का तैयारी करें उन सभी को कि फर्स्ट एडिशन 1934 में आया था और सेकंड ईडी जो आया, किसके बारे में मैं कह रहा हूँ, सीसीसी के बारे में, तो ये 1945 में, 1945 में। थर्ड एडिशन 1951 है और फोर्थ एडिशन जब आप पढ़ेंगे तो 1958 है, 1958। लेकिन बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे पुस्तकों में 1955 भी दिया हुआ है, कभी कभी ऑप्शन में भी दिया रहता है। ऐसे 1958 है और फिफ्थ एडिशन या लास्ट एडिशन या लेटेस्ट एडिशन करके अगर पूछा जाएगा तो 1964 है। इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा, हर हाल में याद करना होगा। सीसीसी में जो विषय शीर्षक का निर्धारण होता है वो चेन प्रोसीज्योर से होता है। इससे भी प्रश्न आता है कि चेन इंडेक्स या चेन प्रोसीज्योर किसने दिया। तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा कि थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रंगनाथन है, 1938, उसमें ही उन्होंने इसकी चर्चा कर दी थी और 1945 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी सेकंड एडिशन में। इसमें 4 लिंक होता है। पूछा जाता है कि हाउ मेनी लिंक्स इन चेन प्रोसीज्योर्स, तो देयर आर 4 लिंक्स। उसमें आपको याद रखना होगा कि साउट लिंक जिसे खोज कड़ी कहते हैं, अनसॉर्ट लिंक जिसको आप खोज कड़ी कहते हैं, मिसिंग लिंक यानी आपके सामने जो लिंक है, जो आपके सामने कड़ी है, उसमें तो नंबर होगा लेकिन जब आप सीसी में उसका मिलान करेंगे तो नहीं मिलेगा, मिसिंग लिंक है। और फॉल्स लिंक का क्वेश्चन बार बार आता है प्रश्नों में, आप देखेंगे जब दक्षता परीक्षा में भी पूछा गया था। फॉल्स लिंक की पहचान यह है कि उसमें एनी टाइप ऑफ कनेक्टिंग सिंबल यूज, कोई भी कनेक्टिंग सिंबल का इस्तेमाल होगा, आप पकड़ लेंगे कि यह फॉल्स लिंक है। उसके अलावा चेन प्रोसीज्योर का इस्तेमाल जो किया जाता है विषय शीर्षक के निर्धारण के लिए और उसी के आधार पर क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और रेफरेंस एंट्री तैयार किया जाता है और ये सब आपको पढ़ना ही होगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा। हम तो उतना करा दे रहे हैं कि जिससे आप क्वेश्चन पकड़ पाइए, लेकिन बेहतर करने के लिए प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा। BLIS अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसको बार बार दोहराना पड़ेगा। तो चेन प्रोसीज्योर का इस्तेमाल विषय शीर्षक के निर्धारण के लिए 4 लिंक है और ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यह क्या है, तो यह सेमी मैकेनिकल सिस्टम है। सेमी मैकेनिकल सिस्टम, यह सब याद रखना है। उसी प्रकार से आप जब देखिएगा कि सीसीसी, जैसे कल मैंने कार्ड बनाया था, कैटलॉग कार्ड, पुनः मैं कार्ड बना रहा हूं और आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। प्रश्न पूछा जाता है कि हाउ मेनी सेक्शंस इन सीसीसी, जैसे कल मैंने बताया था कि SCR2 में कितने सेक्शंस होते हैं, तो 8 सेक्शन होते हैं, लेकिन जब आप बनाने के लिए बैठते हैं तो प्रैक्टिकली 12 सेक्शंस होता है, 12 सेक्शन प्रैक्टिकल बनाने में। लेकिन अगर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो 8 सेक्शन होता है। इसमें कितना सेक्शन होता है, तो 6 सेक्शन, उसको याद रखना होगा। पहला सेक्शन जो होता है वो लीडिंग सेक्शन उसको कहते हैं, लीडिंग सेक्शन, लीडिंग सेक्शन कहते हैं, लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन में क्या लिखा जाता है ये भी पूछा जाता है। तो लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर लिखा जाता है। कॉल नंबर, कॉल नंबर के बारे में मैंने कल बताया था कि क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर 3 कंपोनेंट होता है। कॉल नंबर जो लिखा जाता है ऑलवेज पेंसिल से, किससे लिखा जाएगा, पेंसिल से, ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद लीडिंग सेक्शन के बाद हेडिंग सेक्शन होता है। इसमें ये किसका बता रहे हैं हम, सीसीसी का बता रहे हैं, सीसीसी का हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में क्या होता है, तो हेडिंग सेक्शन में आप याद रखो कि इसमें ऑथर का लिखा जाता है, ऑथर के बारे में लिखा जाता है
जैसा कि आपने ACR2 में देखा, सीखा, या आप जानते हैं कि उसमें सरनेम और फॉरनेम करके लिखा जाता है, और सरनेम और फॉरनेम के बाद बीच में कॉमा लगाया जाता है, जो मैंने कहा था कि इसको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है, कनेक्टिंग सिंबल पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल है, सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल है, डॉट स्पेस का कहाँ कहाँ यूज है, ये सब ACR2 में बताया था। उसी प्रकार से आप CCC में आपको याद रखना है कि हेडिंग सेक्शन में क्या लिखेंगे, ऑथर। तो ऑथर कैसे लिखते हैं, जैसे SR रंगनाथन है तो रंगनाथन को कैपिटल में लिखेंगे, रंगनाथन हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, रंगानाथन, रंगानाथन लिखेंगे, और फिर ये स्पेस कम पड़ रहा है, इसी के सामने लिखेंगे SR ब्रैकेट में लिखा जाएगा ऐसे, यहाँ पर SR जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। तो SR जो लिखा, आप याद रखिएगा कि इसका सरनेम और फॉरनेम लिखा गया, यानी फॉरनेम पहले और सरनेम बाद में लिखा गया। यहाँ पर देखिए कि आप SR जो देख रहे हैं, तो SR किस में, स्मॉल ब्रैकेट में। ये भी एक प्रश्न होता है कि कौन से ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्मॉल ब्रैकेट का, बड़े ब्रैकेट का, किस तरह कौन सी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो हाइफन का, तो डाउट का। तो आपको याद रखना है कि स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, रंगनाथन SR लिखा जाएगा। और लीडिंग और हेडिंग सेक्शन के बाद टाइटल सेक्शन होता है। टाइटल सेक्शन में आपको पता ही है कि टाइटल सेक्शन में किताब का नाम लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स लिख देंगे। अगर मान लो मॉडर्न फिजिक्स एक केस स्टडी, तो मॉडर्न फिजिक्स हमारा क्या हो गया, तो मॉडर्न फिजिक्स हमारा जो टाइटल हो गया, एक केस स्टडी क्या हो गया, सब टाइटल। टाइटल और सब टाइटल की पहचान कैसे होगी, तो आप जब प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि देखो, जैसे आपने फिल्म देखा होगा गदर, तो गदर फिल्म जो है, एक मोटे इससे लिखा हुआ गदर, तो गदर आप मोटे इससे लिखा हुआ तो समझ लेना कि यह टाइटल है। और गदर एक प्रेम कहानी, एक प्रेम कथा, तो एक प्रेम कथा क्या है, सब टाइटल है। यानी टाइटल जब भी होगा तो ज़रा बोल्ड में होगा, उसका फाउंट अलग होगा, और सब टाइटल का फाउंट अलग होगा। या कभी कभी सब टाइटल स्मॉल ब्रैकेट में रहेगा, या फिर ईयर दिया हुआ होगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1947 टू 2025, तो 1947 टू 2025 इज द सब टाइटल, तो कोलन लगा करके इसको लिख दिया जाएगा। तो टाइटल सेक्शन हो गया। टाइटल सेक्शन के बाद आता है नोट सेक्शन, इसको कहते हैं नोट सेक्शन। यानी ये हो गया 4 सेक्शन, और यहाँ से लिखा जाता है एक्सेशन नंबर सेक्शन, एक्सेशन नंबर सेक्शन इसको कह सकते हैं। और छठा सेक्शन जो इसमें है वो है ट्रेसिंग एरिया। ये बार बार पूछा जाता है, ट्रेसिंग एरिया का सेक्शन जो है बार बार पूछा जाता है। और ट्रेसिंग एरिया का जो सेक्शंस होता है वो आपको बता दें कि कार्ड के पीछे लिखा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कार्ड के आगे लिखा जाता है, कार्ड के टॉप में लिखा जाता है, कार्ड के बॉटम में लिखा जाता है, या कार्ड के पीछे लिखा जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि कार्ड के पीछे, और वो भी राइट साइड से लिखना शुरू किया जाएगा, राइट साइड से। ट्रेसिंग एरिया जो छठा सेक्शन है, इसको कौन सा सेक्शन कहेंगे, ट्रेसिंग सेक्शन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संकेतन क्षेत्र, ट्रेसिंग सेक्शन। ये CCC में आता ही है। उसी तरह से कॉर्पोरेट ऑथर को कैसे लिखते हैं, सीड नेम जो है उसको कैसे लिखा जाता है, CCC में क्या लिखना है और क्या छोड़ना है, और CCC में क्लास इंडेक्स एंट्री कैसे बनेगा, बुक इंडेक्स एंट्री कैसे बनेगा, रेफरेंस इंडेक्स एंट्री कैसे बनेगा। रेफरेंस एंट्री ना सिर्फ बनाना है, ना सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बल्कि उसको देखना है, समझना है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ लिखा गया, कहाँ पर पेंसिल से लिखा जाता है, कहाँ पर पेंसिल से नहीं लिखा जाता है। वॉल्यूमियस बुक के लिए किस तरह से CCC में लिखा जाता है, और कॉर्पोरेट ऑथर को CCC में कैसे लिखा जाता है, सीड नेम को कैसे लिखा जाता है, कॉन्फ्रेंस में, कॉर्पोरेट में कॉन्फ्रेंस को कैसे लिखा जाएगा, एसोसिएशन को कैसे लिखा जाएगा,
या फिर कोई अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच है, प्रेसिडेंट का स्पीच है, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो ये ACR2 से बिल्कुल भिन्न है। तो सिर्फ बनाना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बनाने के साथ उसको ध्यान भी केंद्रित करना है, क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में या BPSC में या फिर आप अगर देखते हो किसी भी कंपटीशन में, तो वहाँ बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, बल्कि क्वेश्चन दिया जाएगा। कैसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन के साथ दिया जाएगा, और आप अगर प्रैक्टिस में रहोगे तभी बनाओगे। जैसे आज एक क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा था, तो उस क्वेश्चन में मैं तैयार कर रहा था टेस्ट लेने के लिए, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, मल्टीपल चॉइस का टेस्ट, तो उसमें मैं एक सेकंड के लिए मैं खुद कंफ्यूज हो गया। क्यों? मैंने देखा कि तीन ऑथर का मैंने दिया, 3 ऑथर का दिया, तो वहां पर पहले ऑथर से एंट्री बनेगा निश्चित है, लेकिन मैं खुद ही लिखा था क्वेश्चन और उसमें बोल्ड अक्षर का दिया हुआ था, मैंने दूसरे ऑथर का नाम बोल्ड अक्षर से लिखा था। तो इसके लिए नियम अलग है। इसके लिए नियम क्या है? तो एक सेकंड के अंदर में फिर दिमाग क्लिक किया कि अरे ये तो बोल्ड अक्षर से हमने दिया है, तो ये तो प्रिंसिपल ऑथर हो गया और इसी से एंट्री बनेगा। तो किस तरह से 3 ऑथर से अधिक में हम CCC में बनाते हैं, किस तरह से 3 ऑथर से अधिक में हम बनाते हैं आपको ACR2 में। अगर ऑथर नहीं है, ओनली एडिटर या ओनली ट्रांसलेटर या ओनली कंपाइलर या ओनली ट्रांसलेटर है, तो किस तरह से हम लिखेंगे आपको ACR2 में और किस तरह से लिखेंगे CCC में, एडिशन को कैसे लिखा जाएगा, ये सारी चीज को ना सिर्फ हमें बनाना है, प्रैक्टिस करना है, बल्कि गौर करके देखना भी है। और अगर BLIS के लोग देख रहे हैं तो अभी मौका है, प्रैक्टिकल को पढ़ लीजिए। इसका डबल बेनिफिटेड स्कीम होगा, डबल बेनिफिट आपको होगा। एक तो आप BLIS में बढ़िया कर जाओगे, दूसरा कंपटीशन आपको जब फेस करोगे, और चाहे लेट में करो, नेट में करो, KVS में करो, DSSB में करो, इसरो में करो, DRDO में करो, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कहीं से करो आप, हर जगह से वैकेंसी आती है। अभी भी कलकत्ता से वैकेंसी आया हुआ है, अभी भी कलकत्ता से वैकेंसी आया हुआ है। तो कहा कि उस हालत में आप को बिल्कुल आसान लगेगा, और ये 20-25 नंबर आपके लिए ललीपॉप का काम करेगा, और निश्चित आप सफल होने में जो है कोई कसर नहीं होगा। तो मैं तो ये एक झलक दिखा रहा हूं, और लाइव में आपके सामने आकर के एक एक चीज को बताने का काम करूंगा। लेकिन आपसे मैं एक चीज चाह रहा हूं कि जितने भी लाइब्रेरी साइंस के लोग हैं उनसे सब्सक्राइब कराइए, उनको कहिए कि देखिए पैसा नहीं लग रहा, आपके बेनिफिट का चीज है, आप उससे लाभ उठा लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन लोगों को भी जो बीएड में हैं, जो MA एजुकेशन में हैं, जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, इसलिए कि बहुत जल्द CTET की तैयारी होगी, STET का तैयारी होगा और बीएड इंट्रेंस टेस्ट का तैयारी होगा। तो उन लोगों को लाभ होगा, और उसके लिए आप देखेंगे जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही एनर्जेटिक अंदाज में पढ़ाई होगा, और लाइव होगा, फ्री में होगा। आप देखिए, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। तो आप खुश रहें, आप आगे बढ़ें। मैं ही ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप व्यस्त रहें, मस्त रहें पढ़ने में, और साथ में इतना बिजी हो पढ़ने में कि आपकी पढ़ाई इजी हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।